सो या आई रियली वांटेड टू कवर दिस वीडियो, तो मैं पूरा कवर करके ही उठूँगी। आपको वो बाय पार्ट्स आएगी बिकॉज वो 2 पार्ट्स में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो ना ही हो तो मैंने अवॉइड ही कर दिया। मैंने एक पार्ट दिया है, अब ये दूसरा पार्ट है। आप देखो वही सेम पीपीटी पे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो अभी तक जो पार्ट 1 है इस चैप्टर का, इसको देखेंगे तभी इस पे आइएगा, जिसमें हमने बायोडाइवर्सिटी क्या होता है वो समझा, उसके टाइप समझा, बायोडाइवर्सिटी या डिफरेंट लेवल समझा, उसकी इंपॉर्टेंस समझी, बायोडाइवर्सिटी नेशनल लेवल पे कैसे दिखती है वो पढ़ा, इंडिया एज अ मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशन क्या है। फिर हमने पढ़ा प्रोटेक्टेड, मतलब फिर हमने बेसिकली इस चीज़ को समझा कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे करते हैं, जिसमें हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी समझी, नेशनल पार्क समझे, बायोस्फीयर रिजर्व समझा, फिर कुछ केस स्टडी देखी हमने। फिर अब हम जो पढ़ना है ना, बायोडाइवर्सिटी की बाकी चीज़ें पढ़नी है कि बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट्स किस चीज़ के हैं, ठीक है। पर लास्ट वीडियो में हमने इस पार्ट पे छोड़ दिया था, जो मैंने यहाँ पे बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज यहाँ पर तुम्हें क्या गिवन है, कुछ वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ गिवन है, इसको तुम्हें सिर्फ देखना है। अच्छा, इसमें एक लाइन जो हम मिस कर दी ना, दिस पार्ट, ये कहीं ना कहीं कभी कभी हेडलाइंस इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, हमें नहीं पता होता। ये चीज़ याद रखना, ये तुम्हारे चैप्टर 7th में काम आएंगी। चलिए, फिर यहाँ पे मैंने छोड़ा कि जम्मू कश्मीर का, क्योंकि जम्मू कश्मीर वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इस चैप्टर में। तो जम्मू कश्मीर में फौना का क्या है सिस्टम, कुछ इस प्रकार से सिस्टम है। अगेन अ कंप्लीट रटाफिकेशन टेबल मत पढ़ना, अवॉइड ही करना, क्योंकि जितना करवाया है पहले उसमें से कवर अप हो जाएगा। तुम PYQs खुद से देखना, अगर उसमें है तो थोड़ा बहुत आइडिया रख लेना, इतना डेटा याद नहीं होता। अब ये है, एक है ये बायोडाइवर्सिटी जम्मू की, फौना क्या होता है वो हमने देखा, फ्लोरा के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो कुछ तो पहले तो, अब इसमें भी ना सही में बोल रही हूँ, ये चीज़ों को तुम खुद पढ़ सकते हो, पर थोड़ा बहुत मैं तुम्हें बताती हूँ। पर ये पार्ट है, ये पेपर में आएगा, इसको पढ़ना, इसको पढ़ना, सिर्फ इसको पढ़ना। ये बहुत ही रट्टाफाई टॉपिक है ये वाला, ठीक है। ये वाला पार्ट पढ़ो, इसमें भी बाकी तुम एक बार खुद पढ़ लेना। ये ऊपर वाला पार्ट होमवर्क है, जिसमें कुछ भी नहीं दिया है कि जैसे कि टेम्परेट वेजिटेशन है तो वहाँ पे कौन कौन से स्पीशीज़ है वो एग्जाम्पल दी हुई है, सब ट्रॉपिकल में कौन कौन से स्पीशीज़ है वो एग्जाम्पल दी है, अल्पाइन में कौन सी एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है। बट ये इंपॉर्टेंट है, जो मैं एक बार रीड करवा लेती हूँ कि जम्मू में अगर मैं बात करूँ तो जम्मू में हमें क्या क्या मिलता है। गावा ट्री काफ़ी मिलता है, पीच ट्री काफ़ी मिलता है, मैंगो ट्री काफ़ी मिलता है। कश्मीर में आलमंड ट्री, फिर चेरी ट्री, वॉलनट ट्री, एप्पल, कहते हैं ना कश्मीर के सेब, तो कश्मीर में एप्पल बहुत फेमस है। ऐसे लद्दाख में विलोज, एप्पल, एप्रिकॉट, वॉलनट, इन सब के। तो ये दिस वाज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जो मेडिकल स्टूडेंट है वो भी ये वाला पढ़ेगा, बाकी सब छोड़ दो, क्योंकि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे होते हैं और उन्होंने अगर EVS को ऑप्ट किया होगा तो दे डोंट हैव टाइम कि इतनी चीज़ों को मगअप करें EVS की, उन्हें सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मगअप करनी है। तो वो मैंने बता दी कौन सी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो कॉम्पिटिटिव वाले नहीं है, जो क्लियरली फुल मार्क्स के लिए एम कर रहे हैं, पढ़ लो पूरा। पर जो क्लियरली फुल मार्क्स के लिए एम कर रहे हैं ना, उनको भी मैं बता दूं पूरे में से तो आएगा ही नहीं, तो टेंशन ही नहीं लेनी है। बुक्स में बहुत एक्स्ट्रा होता है, तुम इतना पढ़ रहे हो ना, हो जाएगा, लिखना आना चाहिए बस। चलिए नेक्स्ट, तो ये टॉपिक भी कवर हो गया हमारा, ये भी कवर हो गया। या अब बात करते हैं कि हमारी बायोडाइवर्सिटी को क्या, हमने बायोडाइवर्सिटी क्या होता है वो देखा, इंडिया की क्या है वो देखी, जम्मू कश्मीर की क्या है वो देखी, हमने बोला उस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे करना है वो भी देख लिया। अब देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट किससे है। ये पेज है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आई गेस फिर वी आर डन विद द चैप्टर। अच्छा, फिर हॉटस्पॉट्स पढ़ने हैं। पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ते हैं। सबसे पहला मतलब होता है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट क्या होती है? एक्सटिंक्ट एक ऐसी स्पीशीज़ होती है जो दुनिया से प्रॉपर्ली ख़त्म हो गई होती है, बिल्कुल बिल्कुल नामो निशान नहीं है आज के टाइम का, वो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होती हैं, ठीक है। उसके अलावा स्पीशीज़ होती हैं क्रिटिकली, पहले समझो एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो तुम्हारा रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन पर होती हैं। एक्सटिंक्ट वो होती हैं जो ख़त्म हो गई हैं, एंडेंजर्ड वो है जो ख़त्म हो सकती हैं, और क्रिटिकल एंडेंजर्ड इज जो भाई बहुत ज़्यादा खतरे में। एक होता है खतरा, एक होता है बेहद खतरा। तो जो खतरा है दैट इज़ एंडेंजर्ड स्पीशीज़, और जिसको बहुत 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 ज़्यादा खतरा है दैट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़। वनरेबल स्पीशीज़ क्या होते हैं? जो आपको कुछ कुछ जगहों पर मिलती हैं, दे आर वनरेबल स्पीशीज़, ठीक है। सो काइंड ऑफ इट इज़ एसोसिएटेड विद द एरिया इटसेल्फ। सॉरी, वो एंडेमिक स्पीशीज़ होती है, वो एंडेमिक स्पीशीज़ होती हैं जो आपको कुछ कुछ जगह पर मिले, ठीक है। वनरेबल स्पीशीज़ क्या होती हैं? जो मीडियम में काइंड ऑफ, जो कंप्लीटली क्रिटिकल एंडेंजर्ड नहीं है लेकिन वो भी एक्सटिंक्शन का काफ़ी रिस्क फेस कर रही है। सो वनरेबल एंड एंडेंजर्ड आर ऑलमोस्ट सेम,
बट एक टर्म छूट गई है शायद, एंडेमिक। एंडेमिक क्या होता है? जो प्लेस वाइज प्लेस मिला। अब इसमें भी तुम्हें सारा नहीं पढ़ना, जो मैंने बताया वो। एक्सटिंक्ट क्या होता है पता होना चाहिए, सिर्फ टर्म चाहिए, क्वेश्चन नहीं आएगा, आ भी सकता है पर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्रिटिकल इंडेंजर्ड क्या है, इस पर क्वेश्चन आएगा। इंडेंजर्ड क्या होता है, उस पर आएगा। वनरेबल क्या है, जो क्रिटिकल इंडेंजर्ड नहीं है बट स्टिल वो एक्सटिंक्शन के रिस्क पे है। और एंडेमिक का है, जो कुछ कुछ प्लेसेस में मिलता है। अब इनके एग्जाम्पल्स खुद से देख लेना, बिकॉज उस पर क्वेश्चन आता है, और वो मेरे पास यहाँ पे नहीं थी, वाइफ डिडंट रोट इट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट ये 2 पेजेस हैं, फिर हमारा टॉपिक ख़त्म। ठीक है, फिर मैं एक बार पूरा थोड़ा रिव्यू करवा दूँगी। पहले तो बायोडाइवर्सिटी को क्या थ्रेट है, समझ रहे हो? बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो रही है, तो बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म होने से क्या हो जाएगा मुझे बताओ। ये पेज है, इसको समझो पहले तो हिंदी, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में। देखो, अगर बायोडाइवर्सिटी, हमने पढ़ा था कि बायोडाइवर्सिटी से ना हमारा इकोसिस्टम स्टेबल रहता है, तो अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं हुई हमारा इकोसिस्टम स्टेबिलिटी ख़राब हो जाएगी। तुम्हारे लिए समझो पहले इकोसिस्टम स्टेबल का क्या मतलब है। हमने ना कुछ टर्म्स पढ़े थे कि बायोडाइवर्सिटी जो है ना वो तुम्हारा ना इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को मेंटेन करती है। इकोसिस्टम या सो हमने बोला कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को मेंटेन करती है। व्हेन आई से स्टेबल इकोसिस्टम, उसका क्या मतलब है? स्टेबल इकोसिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर तुम्हारी वेरिएशंस बहुत ही कम हो, जहाँ पे फ्लक्चुएशंस बहुत ही कम हो, जैसे कि ट्रॉपिकल एरिया में होती थी बहुत ही कम फ्लक्चुएशन। तो ट्रॉपिकल एरिया वॉज स्टेबल एरिया जहाँ पर तुम्हारे पास बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती थी। तो बायोडाइवर्सिटी तुम्हारे स्टेबल इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करती है। स्टेबल इकोसिस्टम मतलब जहाँ पे फ्लक्चुएशंस कम हो, जहाँ पर वेरिएशंस बहुत कम हो। ठीक है, और जहाँ पर अगर कोई डिसीज़ हो तो उस डिसीज़ के अगेंस्ट लड़ना आता हो, रेजिस्टेंस हो उस, तो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी वहाँ ज़्यादा होती थी जहाँ पर स्टेबिलिटी होती थी, और स्टेबिलिटी वहाँ होती थी जहाँ फ्लक्चुएशंस कम होती थी। तो अगर तुम्हारे बायोडाइवर्सिटी को थोड़ा बहुत अफेक्ट पड़ा तो क्या होगा? ये होगा जो मैंने इस पेज में लिखा है। सबसे पहली बात तो बायोडाइवर्सिटी ये है हमारे बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी अवेलेबल है, वो 1 आवर का है, और यहाँ पे पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने, जस्ट अ मिनट, या पार्ट 1 में हमने ये वाला सब कर लिया था, ये कर लिया था, ये कर लिया था, फिर हमने ये सब पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, इसकी इम्पोर्टेंस वगैरह, मतलब ये भी हो गया था, एंड हेंस या ये भी हो गया। अब पार्ट 2 में जो हमने पढ़ना है दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स विद JNK के फ्लोरा फौना, और ये कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स ये पढ़ना था। एंड जो अब है, अब हमें कंटिन्यू कर रहे थे, जस्ट अ मिनट, या we were continuing and we were on the topic this. Have I discussed? Yeah, sacred groups has been discussed, case study has been discussed. Yeah, we were on this topic. This was the topic. Impacts. तो इम्पैक्ट से पहले थ्रेट्स एक बार देख लेते हैं बायोडाइवर्सिटी के। तो अगर मैं बायोडाइवर्सिटी के थ्रेट्स की बात करूँ ना, अगर बायोडाइवर्सिटी आज के टाइम पे ख़त्म हो रही है, पता है उसकी मेन प्रॉब्लम क्या है? हमारा हैबिटेट लॉस हो रहा है। अगर हैबिटेट मतलब ये मान लो फॉरेस्ट था, इस फॉरेस्ट में एक लायन था, एक टाइगर था, आप उस लायन और टाइगर के एरियाज़ को ही आप लॉस कर दोगे, वो फॉरेस्ट ही नहीं रखोगे, तो अल्टीमेटली हैबिटेट जब लॉस्ट होगा तो उस हैबिटेट लॉस्ट की वजह से जो ऑर्गेनिज्म है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा, एंड जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे आएगा तो अल्टीमेटली हमारी बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट होगी। ठीक है, मतलब हमारे वो फ्लोरा फना, आप एक फॉरेस्ट को काट रहे हो, अल्टीमेटली फॉरेस्ट को काट के वहाँ के फौना तो ख़त्म हो ही गए, बट वहाँ की फ्लोरा तो ख़त्म हो गई। फ्लोरा इज़ प्लांट स्पीशीज़, तो वहाँ के फौना भी ख़त्म हो जाएंगे, बिकॉज वो ऑर्गेनिजम्स
कहाँ जाएंगे? अल्टीमेटली वो ऑर्गेनिजम्स फिर सिटीज़ में आएंगे, फिर वहाँ पे उनको डेंजर होगा। दूसरा पॉइंट होता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। आज के टाइम पे हम स्पीशीज़ को इतना ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं ना कि वो ख़त्म ही हो गए हैं। इसकी सबसे लाइव एग्जांपल जो है ना, दैट इज़, पहले एक टाइम ऐसा होता था जब पिजन को यूज़ किया जाता था जिससे वो जो हमारे मैसेजेस हैं वो ट्रांसपोर्ट करते थे, उस टाइप के पिजन्स। आज जो आप पिजन्स देखते हो वो वाले नहीं, वो वाले कबूतर नहीं यूज़ किए जाते थे, एक अलग होते थे। आज के टाइम पे आपको उनकी ब्रीड ही नहीं दिखेगी, तो उनका इतना इस्तेमाल किया कि वो अब हमें यहाँ पे दिखते ही नहीं हैं। उसके अलावा अगला पॉइंट क्या होता है कि हमारे बायोडाइवर्सिटी को किस किस चीज़ों की वजह से थ्रेट है। पहले हमारी बायोडाइवर्सिटी को प्रॉब्लम थी हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन से। जब हम एक हैबिटेट को एक एरिया से रिमूव आउट करेंगे तो अल्टीमेटली होगा क्या, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट होगी, राइट, और उसके कुछ कुछ पार्ट्स ही रह जाएंगे। उसके अलावा हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन काफ़ी करते हैं, मतलब हम काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ को यूज़ करते हैं। अगला जो पॉइंट है दैट इज़ एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन। इसका क्या मतलब है? बेसिकली आज के टाइम पर हम क्या कर रहे हैं कि जैसे ये हमारी यहाँ की स्पीशीज़ हैं, एक एरिया ए है, एरिया ए में ये स्पीशीज़ हैं, ठीक है। अब इस एरिया में ना हम बाहर की स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। सो अल्टीमेटली हम एक एलियन स्पीशीज़ को, मतलब हम एक बाहर की स्पीशीज़ को अपनी स्पीशीज़ के बीच में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, एंड वो एक बहुत ही मेजर थ्रेट है। ये इसकी एग्जांपल है, नाइल पर्च को हमने लेक विक्टोरिया में इंट्रोड्यूस किया। इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि जो लेक विक्टोरिया की स्पीशीज़ थी ना, दे गॉट अफेक्टेड, ठीक है। ऐसे ही हमने ये एग्जाम्पल पे गिवन थी, जस्ट अ मिनट, ये वाली कि इलीगल इंट्रोडक्शन, दिस लाइन आई एम टेलिंग, या दिस लाइन, कि ये वाली लाइन, हम इलीगली तरीके से अफ्रीका की कैटफिश, ये उसकी टाइप है, उसको हम इंट्रोड्यूस करते रहे। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि हमने ये अफ्रीका की कैटफिश को जिस बी एक्वा कल्चर में इंट्रोड्यूस किया, वहाँ की जो इंडिजिनस स्पीशीज़ थी डेफिनेटली वो इफ़ेक्ट हो गई। तो ये बायोडाइवर्सिटी के इफ़ेक्ट है। हम अगर वो एलियन स्पीशीज़ वाला ड्रामा नहीं करते तो जो वहाँ की स्पीशीज़ थी वो इफ़ेक्ट नहीं होती, राइट। सो बेसिकली जैसे हमने नाइल पर्च को लेक विक्टोरिया के अंडर इंट्रोड्यूस करवाया, तो उससे क्या हुआ, ईस्ट अफ्रीका की साइड पे जो वहाँ की फिशेस थी जो लेक विक्टोरिया में थी वो अफेक्ट हो गई, राइट। लगभग 200 से भी ज़्यादा जो वहाँ की स्पीशीज़ थी जो लेक विक्टोरिया में रहती थी, 2 स्पीशीज़ गॉट अफेक्ट। फिर ऐसे अफ्रीकन कैटफिश को हम इलीगल तरीके से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। सो एलियन स्पीशीज़ की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। अच्छा, यहाँ पे एक और एग्जांपल दी है, ज़रा उसको गौर फरमाते हैं, विच इज़ दिस, कैरेट ग्रास की एग्जांपल है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये वीड्स हैं, जैसे कि कैरेट ग्रास, इनको जब हम एक एरिया में इंट्रोड्यूस करवाते हैं ना, तो ये वीड्स का काम करता है। वीड्स समझते हो, ऐसे प्लांट्स जो अनडिज़ायरेबल होते हैं, राइट। ऐसे ईकॉर्निया, इसका नाम तो बहुत फेमस है, इसको हम टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं। इसको जब इंट्रोड्यूस करवाया था, बेसिकली ईकॉर्निया एक बहुत ही ब्यूटीफुल ऑर्नामेंटल प्लांट है, तो जब इसको इंट्रोड्यूस करवाया सो ये तो वीड्स बन गया। तो यहाँ पर ये जो हमने एग्जाम्पल दी है ना, ये जो ये तीनों, दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ वीड्स। ये वीड्स थे जिनको जब हमने किसी दूसरी जगह पे इंट्रोड्यूस करवाया तो वहाँ के इंडिजिनस मेंबर्स को बहुत प्रॉब्लम हुई, राइट। तो अभी तक हम थ्रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या डिस्कस करते आए। पहला हमने डिस्कस करा हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, जिसपे हमने ये समझा कि ये तो सबसे एक और पॉइंट ये मैं भूल गई कि ये जो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन वाला पॉइंट है ना, ये तो थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज ये एक ऐसा पॉइंट है जो ये बता रहा है कि जब आप एक ऑर्गेनिज्म के एरिया को उससे छीनते हो तो अल्टीमेटली उससे क्या होता है, वो एक बहुत ही ड्रामेटिक सिचुएशन बन जाती है। एंड आज के टाइम पे तो हमारे लैंड इतने मासेस से कम हो रहे हैं, वी कांट इवन से। तो इससे सिर्फ खतरा हमारी बायोडाइवर्सिटी को नहीं है, हमारी लाइफ्स को भी है। जब ये फॉरेस्ट था, इस फॉरेस्ट में एनिमल्स भी होंगे, प्लांट्स भी होंगे। मैंने इस फॉरेस्ट को ही वहाँ से हटा दिया बिकॉज हमें लैंड चाहिए थी। लैंड के चक्कर में फॉरेस्ट हटाया, अब उसके चक्कर में कुछ भी नहीं होगा भाई। उसके चक्कर में जो वहाँ की स्पीशीज़ है ना,
वो माइग्रेट करेंगी कहाँ, सिटीज़ में। जब वो सिटीज़ में माइग्रेट करेंगी अगेन हमारे लिए प्रॉब्लम है। फिर हमने जो अगला पॉइंट डिस्कस करा दैट वाज ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ओवर एक्सप्लॉइटेशन का ये मतलब है कि हम कुछ स्पीशीज़ को इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं कि वो आज के टाइम पे तो ख़त्म हो गई हैं। सो इतना भी एक्सेसिव यूज़ नहीं करना है किसी चीज़ का इन टर्म्स ऑफ स्पीशीज़ कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएं। तो ये तो एक्सटिंक्ट हो गया तो हमारी बायोडाइवर्सिटी पे थ्रेट पड़ गया ना, कि हमारी एक बायोडाइवर्सिटी क्या थी, एक वैरायटी ऑफ एनिमल ही हमारी चले गई। तो बायोडाइवर्सिटी इटसेल्फ एक वैरायटी थी, तो जब वो वैरायटी चले गई बिकॉज हम उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी बैड थिंग। इसमें एग्जाम्पल है वो पीजन का, जो कि पैसेंजर पीजन होता है। और भी बहुत एग्जाम्पल्स होते हैं, बायो वाले स्टूडेंट्स को पता होती हैं, बट मैं नहीं दूंगी, इट्स नॉट दैट टू इम्पॉर्टेंट, इसमें आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो पीजन की एग्जाम्पल याद रखेंगे। नाउ नेक्स्ट फिर हमने डिस्कस करा एलियन स्पीशीज़ का, ठीक है। पीजन कौन सा, पैसेंजर पीजन, लेट मी क्लियर विद इट, पैसेंजर पीजन, हर एक पीजन में से कुछ भी नहीं आएगा। एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन की एक जगह है, वहाँ पर आप एक डेलिब्रेटली जो भी पर्पस है कोई और स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस करोगे, तो दैट वुड बी हाईली अनफेयर विद द स्पीशीज़ विच आर लिविंग इन दैट प्लेस इटसेल्फ, ठीक है। जैसे हमने इंट्रोड्यूस करा ये अफ्रीका की कैटफिश को, जब अफ्रीका की कैटफिश को इंट्रोड्यूस करा तो उससे क्या हुआ, जो उस ऑलरेडी एरिया में marine animals they got affected, right? Now next point is that point which is co-extinction का point, and this point I think इसके चलते दिख नहीं रहा, let me erase this। जो co-extinction का point है ना, इट्स अ वेरी, थोड़ा समझना इसको अच्छे से कि हाउ co-extinction रिलेट करो। co-extinction क्या, co-extinction point को नहीं समझना है, ये समझना है कि कैसे co-extinction बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट कर सकती है, ठीक है। देखो जब एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती है ना, तो उस स्पीशीज के एक्सटिंक्ट होने के साथ वो जो ऑर्गेनिज्म उस स्पीशीज पे कोएग्जिस्ट कर रहा है ना, वो भी वहाँ से कहीं ना कहीं व्हाटएवर रीजंस की वजह से एक्सटिंक्ट हो जाती है। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई, उसकी वजह से दूसरे स्पीशीज को एक्सटिंक्ट होना पड़ा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, ज़्यादा क्लियर आएगा समझ में। कि मान लो ये मेरे पास प्लांट है, लेट मी चेंज द कलर्स, या ग्रीन वन बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग द प्लांट, आई हैव अ प्लांट, ठीक है। अब मुझे पता है कि प्लांट जो है ना, वो ये एक प्लांट है, इससे नया प्लांट बनेगा, बेसिकली ये थोड़ा ग्रो करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे वाया द प्रोसेस कॉल्ड एज पॉलिनेशन। एंड पॉलिनेशन किसकी मदद से होती है, ये कहीं ना कहीं पॉलिनेटर्स होते हैं ना। पॉलिनेशन क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू प्लांट में, पॉलिनेशन में अब मैं समझाऊंगी नहीं चाहती, बट चलो ठीक है, एक बताती हूँ। कोएक्सटिंक्शन में मैं एग्जांपल दे रही हूँ पॉलिनेशन की, ठीक है। पॉलिनेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो एंथर है उससे पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं और स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। इस प्रोसेस की वजह से हमारे पास नई प्लांट की स्पीशीज़ ग्रो होती है। मान लो अगर बीच में, अब समझाते हैं, पॉइंट पे आते हैं, ये प्रोसेस ही बंद हो जाए, ये प्रोसेस ही नहीं हुआ, अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तो ये नए प्लांट स्पीशीज़ ग्रो ही नहीं होंगे। सो दिस इज़ को एक्सटिंक्शन, कि अगर पॉलिनेशन बंद हुआ तो आप नए प्लांट स्पीशीज़ को ग्रो नहीं कर पाओगे। सो कहीं ना कहीं दे आर इंटरकनेक्टेड ना। तो अगर एक को भी आपने उड़ाया बीच में से, दूसरा अपने आप ही चला जाएगा, ठीक है। लिख देती हूँ मैं एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या बोली, पॉलिनेशन एंड प्लांट। तो आई थिंक ये थ्रेड्स वाला प्लाट आपको क्लियर हो गया कि बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट कैसे हैं। थोड़ा रिवाइज करवा दूँ, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या, उसके टाइप्स क्या हैं, उसके टाइप्स डिफरेंट लेवल पे, उसकी इंपॉर्टेंस नेशनल लेवल पे, इंडिया एज अ बायोडाइवर्सिटी कंट्री। फिर हमने जम्मू कश्मीर को देखा, फ्लोरा फौना, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखी। फिर मैंने आपको समझाया कि बायोडाइवर्सिटी के थ्रेट्स क्या हैं। फिर हमने बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के मेथड्स देखे और ये कुछ मैंने टर्म्स बताए। ये सब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के अंदर हमने पढ़ लिया। समझ में आपको ब्लैंक पीपीटी चाहिए होगी, प्लीज़ मैसेज मी, आई विल डू समथिंग, मेक टेलीग्राम एंड पुट विल गिव यू दिस ब्लैंक पीपीटीज। पहले भी चैप्टर्स की अवेलेबल है मेरे पास। चलिए फिलहाल टॉपिक पे वापस आते हैं। सो हमने बायोडाइवर्सिटी
अभी तक क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज करें। अगर हमने हमारे देख लिया कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, वो हमने देख लिया। बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट किस चीज़ से है, वो हमने देख लिया। अब उसको कंजर्व कैसे करते हैं, वो देख लिया। अब हमने जो लास्ट 2 टॉपिक्स रखे हैं, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी के इम्पैक्ट्स। समझ रहे हो, मतलब मैंने बायोडाइवर्सिटी पे थ्रेट, बायोडाइवर्सिटी को मैंने नुकसान पहुंचाया, उससे इम्पैक्ट क्या होगा वो। फिर हमने लास्ट टॉपिक पे आएंगे, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। पर चलिए इम्पैक्ट पे आते हैं। तो जैसे कि इस पार्ट पे हमने छोड़ा था, ये वाला पार्ट, कि एक स्टेबल इकोसिस्टम क्या होता है। एक स्टेबल इकोसिस्टम एक ऐसा इकोसिस्टम होता है, फटाफट से उसको रिवाइज करवाते हैं बिकॉज ये मैंने ऑलरेडी अभी जस्ट कवर किया पहले। तो स्टेबल इकोसिस्टम क्या होता है, एक ऐसा इकोसिस्टम जहाँ पर वेरिएशंस बहुत कम हो। मैं यही पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हुए हैं ना, उन्हीं को रिपीट कर रही हूँ। ये देखो, जहाँ पर, जस्ट अ मिनट, आई डोंट लाइक दिस पेन, जहाँ वेरिएशंस बहुत कम हो, फ्लक्चुएशंस बहुत कम हो, इनफैक्ट कोई डिसीज़ है तो उसके खिलाफ रेजिस्टेंट हो, दैट इज़ द स्टेबल इकोसिस्टम। और जहाँ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो वो स्टेबल इकोसिस्टम है। आपको ट्रॉपिक्स रीजन में ज़्यादा स्पीशीज़ डाइवर्सिटी दिखती है, तो इट्स अ स्टेबल इकोसिस्टम, ठीक है ना। ये देखो, अगर मैंने कुछ ऐसी चीज़ें करी जिससे थ्रेट होगा, तो क्या, ये एक जर्नलाइज्ड पॉइंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। पहले मैं ये हिंदी में जो मैंने लिखा है, आई एम रीडिंग दैट पार्ट। अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं है, ये मैंने एक जर्नलाइज चीज़ ली है, ठीक है, इसको आप खुद से फॉर्म करेंगे, कॉन्सेप्ट समझो। अगर आपके पास बायोडाइवर्सिटी नहीं है तो क्या होगा, प्लांट की प्रोडक्शन कम होगी ना। बायोडाइवर्सिटी नहीं है मतलब आपके पास वेराइटीज़ नहीं है किसी चीज़ की, वेराइटीज़ नहीं है तो वो चीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगी। प्लांट की प्रोडक्शन कम तो वेरिएशन भी तो कम होगी, जितनी कम वेरिएशन उतनी कम ज़्यादा रेजिस्टेंस। जस्ट अभी डिस्कस किया हमने, यही चीज़ तो डिस्कस करी ना यहाँ पर। बायोडाइवर्सिटी, देखो इतना तो तुम सब मानते हो ना कि बायोडाइवर्सिटी इज इक्वल्स टू स्टेबिलिटी। बायोडाइवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी हमने देखा। बायोडाइवर्सिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने इधर लिखा हुआ है कि बायोडाइवर्सिटी में स्टेबिलिटी आती है बिकॉज ऑफ द स्पीशीज डाइवर्सिटी विच इज़ फाउंड इन बायोडाइवर्सिटी। तो अगर एक एरिया है जहाँ पर स्पीशीज़ ही नहीं है, मतलब वहाँ बायोडाइवर्सिटी नहीं है, अगर वहाँ बायोडाइवर्सिटी नहीं है भाई साहब, तो वहाँ पर अल्टीमेटली वेरिएशंस नहीं होगी, रेजिस्टेंस नहीं होगी, तो वो एरिया इट्स नॉट अ गुड एरिया। सो अब इन लाइनों को पढ़ना। डिक्रीज वेरिएशन ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेस लाइक वेरिएबिलिटी, पेस्ट एंड डिसीज साइकिल। मतलब इसका मतलब समझेगा कि अगर हमारे पास इकोसिस्टम में वेरिएशंस नहीं है और बहुत सारे प्रोसेस नहीं हो रहे, कि पेस्ट अगर हमारे इधर आ रहे हैं तो उस पेस्ट के खिलाफ हम रेजिस्टेंस नहीं कर पा रहे, ये सारे प्रोसेस, बेसिकली ये जो पूरा पैराग्राफ है ना, इस पूरे पैराग्राफ से मैं तुम्हें ये बताना चाह रही हूँ, ये लाइन, ये वाली लाइन, आई एम सो सॉरी बहुत टाइम वेस्ट हो गया इस पैराग्राफ के पीछे, बट इसका कोई पॉइंट नहीं था, मैंने ऐड कर लिया था, अभी मैंने थोड़ा प्रॉपरली पढ़ा, इट वॉज हैविंग नो पॉइंट। तुम स्किप कर लेना अगर तुम्हें करना होगा, इट हैज़ टू बी स्किप्ड, ठीक है। बट मैं तुम्हें स्टिल एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, इससे मैं तुम्हें ये बताना चाह रही हूँ कि जहाँ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी ज़्यादा वहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा और वहाँ बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा। मैं इसको ऐड नहीं कर पा रही हूँ, बट मैं इसको, इस पूरे पेज को तुम्हें याद नहीं रखना है, इसकी ये बात तुम्हें याद रखनी है, विच इज़ जहाँ पर स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी ज़्यादा वहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा और वो सिस्टम अच्छा बायोडाइवर्सिटी का होगा, ठीक है। बस ना, मूविंग ऑन। या ये हो गया था सम टर्म्स, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हो गया, बेसिक चीज़ें हमने पढ़ ली। अब लास्ट टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। बिफोर गोइंग टू बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जितना भी चैप्टर पढ़ा उसको रिवाइज करते हैं, ठीक है। और वो कैसे करेंगे, इस रिव्यू से करो। देखो, बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द लाइफ ऑन द अर्थ,
ठीक है। 3 तरह की होती है, हमने डिस्कस कर लिया। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी जीन के हिसाब से होती है, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी स्पीशीज़ के हिसाब से होती है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इकोसिस्टम की वजह से होती है। इंडिया 12th मेगा बायोडाइवर्सिटी कंडीशन जगह है। 10 बायो जियोग्राफिक रीजन्स है, जिसमें से कुछ कुछ हमने डिस्कस करे। ट्रांस हिमालयन रीजन, राइट, फिर एरिड रीजन, सेमी एरिड रीजन और हिमालयन रीजन्स। इंडिया काफ़ी रिच है इन टर्म्स ऑफ इट्स वेरीड क्लाइमेटिक कंडीशन। उसके अलावा इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। हॉटस्पॉट्स पे हम अभी आए नहीं है, तो ये पॉइंट आपको शायद समझ नहीं आएगा, बट जब आएंगे तब समझ में आ जाएगा, तो अभी आप पढ़ सकते हो। फिर हमारे यहाँ पे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो तुम्हें दिए हुए हैं। फिर एनर्जी प्रोड्यूस बाय दिस रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फिर दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसी पे डेफिनेशन तुम्हें मिलेगी कि तुमसे पूछेंगे क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्या है, वो जो एक्सटिंक्ट हो सकता है, और एंडेंजर्ड क्या है, जो क्रिटिकली डेंजर्ड की कैटेगरी में आएगा। वनरेबल क्या है, ये भी इन दोनों कैटेगरी में फॉल करता है, ठीक है। IUCN में जस्ट अ मिनट, IUCN हमने केस स्टडी देखा, जिसमें हमने देखा कि यूनेस्को नहीं, हमने बोला ना कि इंटरनेशनल यूनियन काउंसिल ऑफ नेशंस बैठी थी, उन्होंने डिसाइड किया कि वी विल डू समथिंग्स, ठीक है। सो ये वही चीज़ है। उसके अलावा नेशनल पार्क्स वगैरह है, ये तुम पढ़ लेना, वैसे इसका कोई पॉइंट नहीं है। यहाँ पर गिवन है 103 नेशनल पार्क्स, और मैंने तुम्हें बताया है 90 नेशनल पार्क्स। अब इतना प्रिसाइज सच काउंट तो नहीं पूछेंगे, पूछ भी सकते हैं, बट ये वाला पॉइंट तुम खुद से एक बार चेक कर लेना कि ये क्या है, ठीक है, बाय आस्किंग योर टीचर्स ऑफ कोर्स, क्योंकि यूएस की कोई स्टैंडर्डाइज NCERT नहीं है कि मैं वहाँ से देख के तुम्हें बताऊँ, ये तुम्हें खुद से देख, क्योंकि मैंने तुम्हें 90 बताया, जो मैंने तुम्हें 90 बताया ना, वो एक स्टैंडर्डाइज बुक थी बायो की, वहाँ पर 90 थे, वो तो मैंने वहाँ से बताया, बट वो बुक डेफिनेटली पुरानी एडिशन, मतलब एडिशन न्यू है, बट स्टिल वहाँ पे 90 है, तो मैंने उसके स्टैंडर्ड को देख के 90 लिया है, बट सिंस यहाँ पे 103 गिवन है, सो जस्ट एक बार आस्क योर टीचर्स, ठीक है। अदरवाइज तुम ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, आया तो 103 लिखो, 90 लिखो, बट 90 पे मैं ज़्यादा बोलूँगी, बिकॉज वो एक स्टैंडर्डाइज बुक का है बायो की, यूएस का कोई स्टैंडर्डाइज बुक नहीं है। चलिए, बायोस्फीयर रिजर्व भी एक कैटेगरी है जो IUCN में, इन सब में मत जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे। IUCN ने, मैंने बोला था, IUCN एक ऐसी संस्था है जिसने डिवाइड किया, जिसमें से उसने एक बायोस्फीयर रिजर्व बनाया, जिसमें तो हम पढ़ के आए ना, कोर बफर ट्रांजिशन वाला। फिर 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं टोटल। अब वहाँ पर 14 आते हैं। देखो ये सब चीज़ें थोड़ी सी डाइसी हैं। अब कोई अगर स्टैंडर्डाइज ईवीएस की बुक होती ना, तो मैं वहाँ से बताती, ये स्टैंडर्डाइज है, बट ये exactly published by NCERT नहीं। इफ़ योर टीचर्स प्रेफर दिस, यू कैन गो विद दिस, ठीक है। बट बायो वाले 103 और 18 को मत याद रखो, वरना उनको बायो में कन्फ्यूजन हो जाएगी। यहाँ पर तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, वहाँ तो है ना, तो इसलिए वो तो अपना ही याद रखें। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम हंटिंग, ये देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है, पॉइंट आ गया। फिर ये देखो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का डेटा भी अलग है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है इंडिया के, इसको याद कर लेना, स्पेशली JNK वाले। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। वी आर लेफ्ट विद द वन लास्ट टॉपिक, जिसको फटाफट से हम निपटाएंगे, एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो सिर्फ इस चैप्टर के अलावा कहीं और भी काम आएगा। चलिए, ये टॉपिक तभी समझ में आ सकता था जब हमारा रेस्ट सब समझ में आ जाए, ठीक है। तो हमने इतना चैप्टर पढ़ लिया, इट टुक ऑलमोस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, बट वो सब मैं डिस्कस करूँगी हॉटस्पॉट्स पढ़ाने के बाद, कितना टाइम एंड ऑल। तो या देखो, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, अब समझिएगा पहले ये क्या है, ये क्या कोई कंजर्वेशन मेथड है? यस, हॉटस्पॉट्स आर द कंजर्वेशन मेथड ओनली, ठीक है। दे आर फॉर कंजर्विंग आवर बायोडाइवर्सिटी। तो क्या है हॉटस्पॉट? हॉटस्पॉट्स ना प्लेसेस हैं, स्पॉट्स है ना इनके नाम में। स्पॉट्स का मतलब क्या होता है? जगह, प्लेस। सो इट्स अ प्लेस। हम बोलते हैं ना, चलिए आज उस स्पॉट पे चलते हैं घूमने, उस व्यू पॉइंट पे, तो दैट पॉइंट, दैट स्पॉट इज़ अ प्लेस। सो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज़ अ प्लेस। स्पॉट तो समझ में आया, प्लेस। बायोडाइवर्सिटी भी समझ में आया कि ऐसी प्लेस जहाँ पर तुम बायोडाइवर्सिटी को सेव करोगे। हॉट का मतलब क्या है यहाँ पे? जहाँ तक मुझे लगता है हॉटस्पॉट्स मतलब ये वो जो टॉप नॉच वाली प्लेसेस होती है ना, उस सेंस में बता। मतलब यहाँ पे टॉप नॉच मतलब टॉप नॉच प्लेसेस तो नहीं, बट ये ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पर वो जो टॉप नॉच कैटेगरी वाले एनिमल्स हैं ना, जो हाईली रिस्क पे हैं एक्सटिंक्शन के, हॉट स्पीशीज़ की कैटेगरी में आते हैं, दे आर सेव्ड, ठीक है। तो ऐसी स्पीशीज़ जो
एंडेमिज्म का बहुत ही ज़्यादा खतरा झेल रही है ना एंडेमिज्म का मतलब क्या होता है? एंडेमिज्म, एंडेमिक का मतलब ये होता है ऐसी स्पीशीज़, हमने जस्ट डिस्कस किया था ना कि एंडेमिक स्पीशीज़ वगैरह, तो तभी मैंने टर्म्स पढ़ाई थी। एंडेमिक स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन में मिलती हैं, तो दीज आर द हॉट स्पीशीज़ जो सिर्फ एक एरिया में मिल रही हैं, ठीक है। तो इनिशियली 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स थे, बट सब्सिक्वेंटली 34 हो चुके हैं, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पर हाई नंबर ऑफ स्पीशीज़ रिचनेस है, एंड क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा वो वाली स्पीशीज़ मिलती हैं जो सिर्फ उस, मतलब आप समझो कि लाइक मान लो ये पोलर एरिया है, ठीक है, अंटार्कटिका एंड ऑल, और वहाँ पर पोलर बियर मिलते हैं। अब सिंस हमें पता है पोलर बियर सिर्फ यहीं पे मिलते हैं, तो एक ही जगह पे अटैक करके एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ को हटाना बहुत ईजी हो जाता है, बिकॉज सारे लोग एक ही जगह पे कन्फाइंड है, ठीक है। तो हॉटस्पॉट्स एक ऐसे एरिया होते हैं ना जहाँ से स्पीशीज़ लॉस अगर हुआ तो वो बहुत तेज़ी से होता है, बिकॉज आपको सारी स्पीशीज़ एक ही जगह पे मिल जाएगी, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है ना कि कुछ पोलर बियर आके मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं कि भाई अगर लेट्स सपोज अंटार्कटिका के पोलर बियर सारे ख़त्म हो गए तो वो मध्य प्रदेश के बच जाएंगे, नहीं, सब अंटार्कटिका में ही है, एक ख़त्म तो सब ख़त्म, समझ रहे हो। सो ये ऐसी जगह है जहाँ पर कॉम्पिटिशन, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा, व्हाट डू आई मीन बाय सेइंग दैट कि यही एक जगह, ठीक है। अब इस एक जगह पे स्पीशीज़ का कॉम्पिटिशन है आपस में, बिकॉज एक ही टाइप के स्पीशीज़ हैं, बट चलो दैट नॉट द पॉइंट राइट नाउ, बट द पॉइंट राइट नाउ इज़ कि ये एसिलरेटेड हैबिटेट, यार ये बहुत वो हो गया, जस्ट अ मिनट, या एसिलरेटेड हैबिटेट लॉस वाली जगह पर बैठे हुए हैं, ये मैंने मार्क किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। फिर 3 एग्जाम्पल तुम्हें याद रखनी है जो इंडिया में, वैसे तो टोटल 34 है, मतलब पहले 25 थे अब 34 हो गए हैं, बट उसमें से 3, मतलब अगर हमारे पास आज के टाइम पे 34 हॉटस्पॉट्स हैं तो उसमें से 3 जो है वो इंडिया के हैं, और वो कौन कौन सी जगह पे मिलते हैं? वेस्टर्न घाट्स में मिलते हैं, श्रीलंका में मिलते हैं, इंडो बर्मा हिमालयन रीजन्स में मिलते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स टोटल 2% से भी कम हमारा एरिया कवर करते हैं, ठीक है। 2% से एरिया कम करते हुए भी इन्होंने लगभग 30% स्पीशीज़ को बचाया, क्योंकि आप देख रहे हो ना सिर्फ 3 ही स्पीशीज़ हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के, 3 इज़ वेरी लेस, ये 3 ही हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हमारे इंडिया में, लेकिन स्टिल बीइंग जस्ट 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया एंड कवरिंग लेस देन 2% एरिया, दे आर एक्चुअली, मतलब एरिया वाइज देखा जाए तो 2% एरिया ही इनका है, लेकिन बट काम इनका 30% तक हो गया है बॉस, समझ में आया। सो दैट वॉज इट। अब इसमें मुझे एक पॉइंट शायद मैं भूल गई हूँ जो मुझे बताना था, रेड डेटा बुक का, वो मैंने मेंशन नहीं किया कहीं पे भी, बट चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। देखो रेड डेटा बुक ना एक ऐसी बुक है, मैं बता ही देती हूँ यहाँ पे इस स्लाइड में, कहीं तो लिखना चाहिए था मुझे, आई मस्ट हैव फॉरगेट इट। रेड डेटा बुक, इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं, सो या आई एम ग्लैड मुझे इसके साथ याद आ गया। सो बेसिकली होता क्या है, एक संस्था है विच इज़ IUCN, IUCN का नाम आया ना तो मुझे याद आया, मैं रिवाइज करवा रही थी जब सारा, तो वहाँ पे IUCN का नाम आ गया, तो कहते हैं ना एक छोटा सा वर्ड ही काफ़ी होता है, सो दैट छोटा सा वर्ड इज़ IUCN राइट नाउ, जिसने याद करवा दिया हमें कि IUCN से कनेक्टेड एक चीज़ छोड़ दी है। तो IUCN जो है ना भाई, IUCN ने अपनी एक लिस्ट बनाई जिसको आप बोल सकते हो रेड लिस्ट, रेड डेटा बुक, जहाँ पर तुम्हारे पास जितने भी थ्रेटन स्पीशीज़ हैं ना उनकी लिस्ट होती। सो जो रेड डेटा बुक है एक ऐसी बुक है जो IUCN बनाता है, और उस बुक के अंदर थ्रेटन स्पीशीज़ की इंफॉर्मेशन होती है। थ्रेटन मतलब ऐसी स्पीशीज़ जिन पे डर का माहौल है, इट कुड बी योर एक्सटिंक्ट, इट कुड बी योर, या इट इज़ एक्सटिंक्ट मैक्सिममली, इट इज़ एक्सटिंक्ट ओनली, जो स्पीशीज़ चले गई हैं उनका जो रिकॉर्ड है दैट इज़ इन IUCN, ठीक है। IUCN की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन, ये इंडिया की यूनिट नहीं है, आई डजंट स्टैंड्स फॉर इंडिया, आई स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल, ये एक इंटरनेशनल लेवल की यूनियन है जो हमारे
नेचर और उससे जुड़ी रिसोर्सेज को कंजर्व करती है। सी स्टैंड्स फॉर कंजर्वेशन एंड एन स्टैंड्स फॉर नेचुरल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यू कैन इवन गूगल इट अप, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा लिख नहीं पा रही हूँ। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर 1 आवर की मैंने पहले वीडियो बनाई है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अभी जस्ट 30 मिनट्स तो रिकॉर्ड कर ही लिया, और उससे पहले भी मैंने 7 मिनट्स रिकॉर्ड किया, जो डेफिनेटली पार्ट 2 है। तो 37, तो 1 आवर 37 मिनट्स का ये चैप्टर था। एंड या मैंने तो उसको 3 पार्ट्स में रिकॉर्ड किया हुआ है, एंड आपको मैं 2 पार्ट्स में दे दूँगी कंबाइन करके। सो थोड़ा सा मे बी ग्लिच लग सकता है बीच में, बिकॉज वो थोड़ा कंबाइंड है। सो दैट्स वॉट इट इज़। सो दैट वाज इट। थैंक यू एंड या